हेलो एवरीवन, जेपीएससी लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम है। पिछले रीजनल किंगडम्स में हमने नागवंश और छोटा नागपुर कवर किया और देखा हमने कि कैसे अलग अलग रीजन्स में मुंडा किंगडम के डिसइंटीग्रेशन के बाद नागाज ने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। उनके डिटेल्स देखा हमने कि कैसे मदरा मुंडा के इन्फ्लुएंस में, जो कि आदि पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे, फनी मुकुट रॉय इस्टेब्लिश हुए किंग। उन्होंने पंचित में शादी की और किंगडम का एक्सपेंड किया। सारी चीज़ों को हमने दो पार्ट्स में नागवंशी किंगडम्स को और या नागवंशी रीजन को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप जानना चाहते हैं नागवंश के बारे में, तो दो डिविज़न्स में हमने डिवाइड करके काफ़ी डिटेल्ड में उसको एनालाइज़ किया है। इसके बाद हम पलामूज़ की तरफ पढ़ेंगे और वहाँ के रीजनल किंगडम्स जो वहाँ पे हुए उनके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से पहले किंगडम थे पलामू में, उनके बाद कैसे चेरोज़ आए और क्या स्टेप्स रहा अपने किंगडम को फैलाने के लिए, या उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट काम किए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और अब हम पलामू के बारे में देखते हैं। तो ये पलामूज़, ये देखिए पलामू है हमारा झारखंड में, गढ़वा के बगल में। तो ये रक्सेल्स पलामू में सबसे पहले उन्होंने खुद को राजपूत बोला, क्लेम देमसेल्फ टू बी राजपूत। अब राजपूत क्यों बोला? क्योंकि उनका जो आगमन हुआ झारखंड में, दे रीच्ड फ्रॉम राजपूताना रीजन्स। राजपूताना रीजन अभी के टाइम में एमपी का कुछ पार्ट है ना, मेजरली राजस्थान और कुछ कुछ गुजरात का एरिया भी लगता है, और बाकी उधर अपना पड़ोसी सिंध, वहाँ के कुछ रीजन्स। तो ये सारे रीजन्स राजपूताना वाले रीजन्स में आते हैं। तो इस रीजन से उनका अराइवल हुआ झारखंड में। और पलामू वाया रोहतासगढ़, ये अभी के बिहार है ना, बिहार में रोहतासगढ़ है, सोन वैली में स्टैब्लिश, मतलब सिचुएटेड सोन वैली में। अब उनका जो ओरिजिन हुआ, तो ये दो पार्ट में पलामू रीजन्स पहुँचने पे रक्सेल्स डिवाइड हो गए। रक्सेल्स स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। कौन से ब्रांच? एक बन गए देवगन, दूसरे बन गए कुंडेलवास। अब देवगन कौन थे? तो जो हरिहरगंज और महाराजगंज वाले रूट से आए थे, है ना। तो इस रूट से जो आए थे उन्होंने खुद को देवगन कहा, और दूसरा जो चतरा पांकी वाले रूट से आए थे तो वो कुंडेलवर रक्सेल्स कहलाए। तो इस तरह से रक्सेल्स का डिवीज़न दो पार्ट में हो गया, और दोनों ने अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया, और जहाँ भी कैपिटल इस्टेब्लिश किया वहाँ पे सिटाडेल्स है ना और महल उन्होंने बनवाया। ऑब्वियसली किंगडम इस्टेब्लिश होगा तो वो इस्टेब्लिश करेंगे ही, है ना। तो उस दौरान जब इनका और मतलब आगमन हुआ झारखंड में और उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया, तो सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्राइब है ना, इन्फ्लुएंशियल हर चीज़ में, आबादी भी उनकी अच्छी, वो पावरफुल माइटी। तो वो जो इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स थे रक्सेल के दौरान वो थे खरवार। हालांकि दूसरे जनजाति या दूसरे ट्राइब्स की भी सब्सटेंशियल आबादी थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या इन्फ्लुएंशियल ट्राइब उस टाइम के आपके खरवार थे, है ना। खरवार्स वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्राइब ड्यूरिंग रक्सेल्स। देखिए फिर है ना, पहाड़िया, इन जैसे और भी ट्राइब्स थे, लेकिन यहाँ पे मेंशन है स्पेशली कि खरवार उस दौरान काफ़ी सब पावरफुल ट्राइब वहाँ पे थे। और खरवार्स का जो लीडर था उस दौरान, जो उनको लीड कर रहा था उस ट्राइब को, वो था हमारा प्रताप धवल। तो वो प्रताप धवल थे जो कि खरवार में लीडर थे। आगे बढ़ते हैं। रक्सेल्स रूल्ड अप टू 16th सेंचुरी। इन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन राजपूताना रीजन से आए, उसके बाद आने के बाद दो अलग रूट से आए, तो उनका स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, देवगन और कुंडेलवा। उसके साथ ही इस्टेब्लिश होने के साथ उन्होंने 16th सेंचुरी तक अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश करके रखा, जब तक कि नेक्स्ट चेरोज़ है ना, जब तक चेरो ने उनको रिप्लेस करके अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। तो चेरो आने के बाद रक्सेल्स उनसे सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अब देखते हैं चेरोज़ के बारे में, है ना। तो ये देखिए चेरोज़ ऑफ पलामू, तो इस्टेब्लिश बाय भगवत राय। चेरोज़ में जिन्होंने किंगडम इस्टेब्लिश किया वो थे भगवत राय। तो किस साल? 1572, 1572 में भगवत राय ने पलामू में चेरो किंगडम को इस्टेब्लिश किया।
और अदर दूसरे इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए कौन, साहिब राय, रंजीत राय, है ना, ये सब हमारे चेरोस के मेजर किंग्स हुए, रूलर्स हुए। उसमें भी एक नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, जय किशन रॉय के बारे में, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट किंग हुए थे उस दौरान। तो इन्होंने रंजीत राय को किल करके, है ना, थ्रोन पे असेंड किया 1722 में, यानी कि ये राजा बने 1722 में। इस्टेब्लिश हो गया था ये, यानी कि चेरो के इस्टेब्लिशमेंट के लगभग 200 साल बाद की कहानी है ये। तो जय किशन राय के टाइम में क्या हुआ, ईयर 1730 में बिहार के सूबेदार फ़खरुद्दौला, नाम याद रख सकते हैं, अगर रख पाएँ तो बेहतर होगा, फ़खरुद्दौला ने ये एनुअल रेवेन्यू, है ना, उन पे फिक्स होता था। हर रीजनल किंगडम से एक कर कह लीजिए, टैक्सेस, है ना, या रेवेन्यू उनको पहुंचाना पड़ता था, जो मेन आपके सेंटर वाले किंग थे। मुग़ल का टाइम चल रहा था, ये मुग़ल्स, है ना। तो जो बिहार के सूबेदार थे मुग़ल के, फ़खरुद्दौला, उन्होंने चेरोज़ पे 5,000 रुपये का एनुअल रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। कई बार एग्ज़ाम में ये अमाउंट भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड कि किसी किंगडम पे दे देगा आपको रैंडम, है ना, कितना अमाउंट फिक्स किया गया था। तो ये 5,000 था बिहार के सूबेदार ने जो चेरो किंग जय किशन राय पर फिक्स किया। आगे बढ़ते हैं। तो दिस वॉज कंटिन्यूड, ये जो 5,000 था ये दिस वॉज कंटिन्यूड व्हेन अली वर्दी खान वॉज अपॉइंटेड एज सूबेदार। अब जो नेक्स्ट सूबेदार हुए फ़खरुद्दौला के बाद, तो अली वर्दी खान हुए। तो अली वर्दी खान के अपॉइंटमेंट तक ये 5,000 रुपया फिक्स था। ये अली वर्दी खान कब आए, 1733 में, फॉलोड बाय जैनुद्दीन खान। तो ये सूबेदार आपका चेंज होते रहेगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ये आपका देखिए, है ना, फ़खरुद्दौला इन्होंने फ़िक्स किया, इसको कंटिन्यू किया अली वर्दी खान ने, और उसके बाद जो आए वो थे जैनुद्दीन खान। उसके तो लास्ट ये जैनुद्दीन खान इसलिए मेंशन है कि मुग़ल के दौरान जो लास्ट चेरो पर अटैक हुआ था, लास्ट मुग़ल अटैक इन चेरोज वॉज बाय जैनुद्दीन खान, यानी इसके सूबेदार होने के क्रम में ही जो चेरो पर मुग़ल्स का लास्ट अटैक हुआ था वो। उसके बाद क्या हुआ कि चेरोज़ का भी जो पलामू वाले रीजन है, ये देखिए ना, इधर जो चेरो इस्टेब्लिश हुए, कंसोलिडेट होने लगे दो अलग अलग भाग में, है ना, पोलराइज कह सकते हैं कि ये होने लगे। तो ये जो दो इनका एक हुआ, एक नॉर्दर्न पार्ट बन गया ये, एक नीचे साउदर्न चेरोज इस्टेब्लिश हुए। तो इसमें कंसोलिडेशन जो होने लगा तो दो मेजर रीजन्स बन गए। कौन कौन सा, एक नॉर्दर्न रीजन, है ना, तो नॉर्दर्न रीजन में था, उसमें मुस्लिम्स और राजपूत्स का डोमिनेशन था, और जो दूसरा रीजन था सदर्न रीजन रिटेन बाय चेरोज, है ना। तो इस तरह से ये जो रीजन्स था वो भी कंसोलिडेट हुआ दो अलग अलग हिस्सों में, एक में नॉर्दर्न जिसमें मुस्लिम्स और राजपूत का डोमिनेशन था, और दूसरा सदर्न रीजन जिसमें चेरोज अब भी पावरफुल थे। इस रीजन्स में भी थे चेरोज ही थे, लेकिन डोमिनेशन जो था उतना डोमिनेटिंग नहीं थे इसके कंपैरिजन में जितना कि सदर्न रीजन में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करके रखा था। उसके बाद क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिल गया ब्रिटिश को, है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1760 के आसपास बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो उसमें दीवानी राइट्स जब मिला तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहेगा ही, पहले भी एक्सप्लॉयट हो रहा था, रीजनल किंगडम्स हो रहे थे एक्सप्लॉयट, उसके बाद दीवानी राइट्स मिल गया। अब तो ब्रिटिश को और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना था, तो वो एक्सप्लॉयट करते गए पलामू रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा, यानी एक्सटेंसिवली दे कंटिन्यूड टू एक्सप्लॉयट। ये जो 5,000 था, है ना, ये तो था ही था एनुअल रेवेन्यू पे करना, उसके अलावा और भी उनको उनके एरिया को यूज़ करना, है ना, और अलग अलग तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहा बैटल ऑफ बक्सर के बाद, यानी कि जब ये दीवानी राइट्स मिल गया था ब्रिटिश को। तो ये था हमारा चेरो ऑफ पलामूस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कौन कौन से डायनेस्टी हुए और उनका क्या इस्टेब्लिशमेंट से लेकर उनका रूल कैसे आगे बढ़ा। तो ये था हमारा पलामू किंगडम। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़, तो लाइक कर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।